नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी टॉपिक है एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जिसको हम अपनी नॉर्मल भाषा में नोज ब्लीडिंग के नाम से जाना जाता है और हम उसे विनाश फूटना के नाम से भी जानते हैं जिसको लोकल भाषा में विनाश फूटना कहते हैं। जब हमारे नोज के अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपिस्टेसिस। चलिए हम लोग बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एपिस्टेसिस इज अ ब्लीडिंग फ्रॉम इनसाइड द नोज। एपिस्टेसिस जो होती है हमारे नोज के अंदर से जब ब्लीडिंग होने लगती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है एपिस्टेसिस। When one or two small vein in the nose get rupture will result in condition called nosebleed or epistaxis। जब हमारे नोज के अंदर से वन या टू वेन क्या होता है रैप्चर होती हैं तो उस कंडीशन में हमारे नोज के अंदर से ब्लीडिंग होने लगती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है नोज ब्लीड या फिर एपिस्टेसिस के नाम से जाना जाता है। चलिए अब हम लोग बात करें इसके कॉजेस के बारे में। मतलब कि एपिस्टेक्सिस अगर होती है तो हमें क्या क्या सॉरी एपिस्टेक्सिस जो है वो किन किन कारणों की वजह से होती है। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं इसके कॉजेस के बारे में। ठीक, तो पहला जो इसका कॉजेस है वो है हमारा ट्रोमा है। अगर ट्रोमा का मतलब चोट लगना, अगर हमारे नोज पे या फिर हमारे फेस पे अगर चोट लगती है तो उस कंडीशन में भी हमें एपिस्टेक्सिस देखने को मिल सकती है। इन्फेक्शन के कारण हो सकती है। इफ फॉरेन बॉडी इंटर इन द नोजल कैविटी, अगर हमारे नोजल कैविटी के अंदर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट अगर इंटर करता है तो उसके कारण भी हमें एपिस्टेक्सिस देखने को मिलेगी। फिर हाइपरटेंशन, अगर हमारा बीपी अधिक बढ़ता है उसके कारण भी देखने को मिल सकती है। रीडल डिजीज, किसी प्रकार की किडनी डिजीज हो तो। नेफ्राइटिस मतलब वही हमारे नेफ्रॉन के अंदर किसी भी तरीके का जो कंडीशन होता है, नेफ्राइटिस मतलब इंफ्लामेशन। अब नेफ्रॉन अगर उसमें अगर इंफ्लामेशन होता है तो उसके कारण भी हमें ये देखने को मिलती है। फिर कैल्शियम डिफिशियंसी, अगर हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी होती है तो हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, अगर हमारे हार्ट का कोई भी डिजीज होता है तो उस कंडीशन में भी हमें ये देखने को मिलेगा। फिर अगला है नोजोफेरिंजियल ट्यूमर, अगर हमारे नोजोफेरिंज के अंदर ट्यूमर होती है तो भी हमें ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर अगला है नोजल स्प्रे एब्यूज, मतलब कुछ ऐसे एंटीबायोटिक आते आ चुके हैं जो कि अगर हम उसको स्प्रे करते हैं तो भी हमारा जो ब्लीडिंग होती है वो रुक जाता है। अगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर हम स्प्रे यूज करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट में ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन में हमारे नोज के अंदर से जब ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है नोजल स्प्रे एब्यूज। फिर इसके बाद सोलर रेडिएशन, सोलर के रेडिएशन के कारण भी हमें ये देखने को मिल सकती है। इफ डिसऑर्डर ऑफ ब्लड एंड ब्लड वेसल्स सच एज द एनीमिया, विटामिन के डिफिशियंसी, अगर हमारे ब्लड वेसल्स या ब्लड की डिफिशियंसी है, अगर डिसऑर्डर है किसी प्रकार की, अगर उसके अंदर कमी है, डिजीज है तो इस कंडीशन में भी हमें नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। जैसे कि ब्लड डिसऑर्डर जैसे हो गया हमारा एनीमिया हो गया, विटामिन के डिफिशियंसी, अगर ये कंडीशन होती है तब भी हमें नोज। अब हम बात करते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। मतलब अगर नोज ब्लीडिंग हमें देखने को मिलता है तो हमें किस किस कारणों से कैसे कैसे ये आगे प्रो करता है, किस कैसे कैसे नोज ब्लीड होती है, तो चलिए बात करते हैं। तो पहला है हमारा ड्राइनेस लीडिंग टू द क्रस्ट फॉर्मेशन। मतलब हमारे नोज के अंदर अगर ड्राइनेस होती है तो उसमें क्या होगा, क्रस्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है तब क्या करेंगे हम, क्या उसको रिमूव क्रस्ट, उस रिमूव क्रस्ट को हम रिमूव करेंगे। रिमूव करने के लिए हम उसको पिकिंग करेंगे या रबिंग करेंगे जिससे कि हम अगर हम पिकिंग करते हैं तो उस कंडीशन में भी हमें नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। नोज ब्लीड आर कॉज बाय द रैप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स विद इन द नोजल म्यूकोसा। रैप्चर ऑफ आर स्लो रैप्चर ऑफ ब्लड वेसल्स can be stop spontaneous according to the trauma, use of the medication or any chronic condition। मतलब कह रहा है कि अगर
हमारा जो नोजल ब्लड वेसल्स होती हैं, अगर वो रैप्चर हो जाती है हमारे नोजल कैविटी के अंदर, नोजल म्यूकोसा के अंदर अगर जो ब्लड वेसल होती है अगर वो रैप्चर हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमें नोज ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है। और फिर उसके बाद ये जो होता है वो ये स्पॉन्टेनियस होगा या फिर लो लो कंडीशन होगा, मतलब कि जो जैसे ट्रोमा होती है, ट्रोमा में हमारे नोजल ब्लीडिंग जो होती है वो बहुत हैवी होती है। इसमें क्या होता है, अगर हमारे अंदर से नोज ब्लीडिंग होती है तो वो क्या होता है, कुछ कम अमाउंट में होगा अकॉर्डिंग टू द ट्रोमा। फिर अगला हम बात करते हैं एन increase in patient blood pressure can increase the length of the episodic। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर इंक्रीज होती है, अगर ब्लड प्रेशर यानी बीपी जब उसकी इंक्रीज होती है, तो जो ब्लड जो ब्लड ब्लीडिंग टाइम होती है, नोजल ब्लीडिंग होती है, एपिस्टैक्सिस जो कंडीशन होती है उसकी एपिसोड मतलब उसकी जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है, मतलब वो लंबे समय तक ब्लीडिंग होने लगती है और ब्लड का भी लॉस भी अधिक मात्रा में होता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइप्स के बारे में। अगर एपिस्टेसिस जो है तो वो कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, चलिए बात करते हैं। पहला जो है टाइप्स है वो उसका है क्रोनिक एपिस्टेसिस। क्रोनिक एपिस्टेसिस क्या होता है, द पेशेंट आर continuously experience for the more than 6 months। It happen when there is a chronic liver disease or kidney disease लॉन्ग टर्म से मेडिकेशन यूज, अगर लंबे समय यानी कि मतलब कह रहा है कि जो क्रोनिक एपिस्टेसिस होती है, अगर लंबे समय तक कोई पेशेंट 6 मंथ से ज़्यादा अगर कंटिन्यूअस उसको ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है क्रोनिक एपिस्टेसिस, ठीक। यह तब होती है जब किसी पेशेंट को क्रोनिक लीवर डिजीज हो या फिर क्रोनिक किडनी डिजीज हो, अगर ये कंडीशन देखने को मिलती है तब उसे क्रोनिक एपिस्टेसिस देखने को मिल सकती है। फिर अगला है हमारा सडन एपिस्टेसिस। सडन एपिस्टेसिस मतलब कभी भी हो सकती है। इट कुड हैपन एनी टाइम्स ऑफ द डे regardless of the activity of a child whether it will be द रेस्टिंग और प्लेइंग। मतलब कह रहा है कि ये जो सडन एपिस्टेसिस होती है वो दिन में कभी भी किसी टाइम पे भी हो सकती है, या जब कोई चाइल्ड कोई भी एक्टिविटी ना करे या फिर वो रेस्टिंग पीरियड में हो या फिर वो खेल रहा था, किसी भी समय में अगर ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है सडन एपिस्टेसिस। अगला हम बात करते हैं हैवी नोज ब्लीड। मतलब in this cases significant amount of the blood drain because of the trauma, serious infection and the hypertension। हैवी नोज ब्लीड वह कंडीशन होती है जब हमारे बॉडी के अंदर से सिग्निफिकेंट अमाउंट में ब्लड लॉस होती है, जैसे कि अगर ट्रोमा हो गया तो फिर उसके बाद सीवियर इन्फेक्शन हो गया या फिर हाइपरटेंशन, ये सब कारण के कारण इन सब कारणों से अगर ब्लीडिंग होती है तो उसे कहा जाता है हैवी नोज ब्लीड। फिर उसके बाद रिकरेंट एपिस्टेसिस। रिकरेंट एपिस्टेसिस क्या होता है, अब चलिए बात करते हैं। इट कैन बी occurring in a सीजनल पैटर्न। यह कह रहा है कि इस कंडीशन में जो रिकरेंट एपिस्टेक्सिस होती है जब हमारा सीजनल पैटर्न, जब यानी कि सीजन के चेंज होने से में जो हम हमारे नोज से ब्लीड होती है उस कंडीशन को कहा जाता है रिकरेंट एपिस्टेसिस। इफ द पेशेंट हैपन व्हेन द वेदर गेट हॉट एंड ड्राई इन हायर एल्टीट्यूड। मतलब कह रहा है कि जब मौसम हमारा अधिकतर गर्म हो या ड्राई हो या फिर हाई एल्टीट्यूड में होता है तो उस कंडीशन में भी हमें एपिस्टेसिस देखने को मिलती है जिसे कहा जाता है रिकरेंट एपिस्टेसिस। फिर अगला है कंटेंट एपिस्टेसिस। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। इट हैपन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह जो होता है वो लंबे समय तक अगर नोज ब्लीडिंग होती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कंटेंट एपिस्टेसिस। द ब्लीडिंग इज अ कंटिन्यूअसली ऑकरिंग मोर देन 45 मिनट। मतलब जब हमारे नोज से मतलब 45 मिनट 45 मिनट से लगातार कंटिन्यूअस अगर नोज ब्लीडिंग होती रहती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है कंटेंट एपिस्टेसिस। अब हम लोग बात करते हैं इसके डायग्नोसिस के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन, अमाउंट ऑफ ब्लड लॉस, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लड लॉस, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लीडिंग, अमाउंट मेडिसिन इनटेक, हाइपरटेंशन, एनीमिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, साइड
साइड ऑफ नोज फ्रॉम वेयर ब्लीडिंग इज अकर, फिर हाई हिस्ट्री ऑफ द ड्रग्स इनटेक, मतलब कह रहा है कि हम पहले सबसे पहले पेशेंट का हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे और हिस्ट्री कलेक्शन में ये चेक करेंगे उसकी कितनी अमाउंट ब्लड लॉस हुआ है और कौन से टाइम को हुआ है, ड्यूरेशन ऑफ द ब्लड लॉस कितने टाइम तक हुआ है, फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्लीडिंग कितना ब्लड लॉस हुई है, फिर इसके बाद मेडिकेशन इनटेक, मेडिकेशन अगर कोई इनटेक करता है उसके कारण भी हमें देखने को मिल सकती है, मतलब जैसे कि हाइपरटेंशन, एनीमिया एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीज, फिर साइड ऑफ द नोज फ्रॉम द वेयर ब्लीडिंग इज अकर, हम वो साइट चेक करेंगे जहाँ से ब्लीडिंग होती है उसको चेक करेंगे, फिर हिस्ट्री ऑफ द ड्रग इंटेक, और ये भी हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे कि पेशेंट जो है वो कौन सा मेडिसिन यूज किया है, फिर इंफेक्शन ऑफ नोज विथ नोजल स्पेकुलम टू डिटरमाइन द साइट ऑफ द ब्लीडिंग, हम क्या करेंगे, जो नोजल होता है नोजल कैविटी का हम इंस्पेक्शन करेंगे, और वो भी स्पेकुलम की सहायता से, जिससे कि हमें पता चल सके कि जो ब्लीडिंग की साइट कहाँ पे है ये हम देख सकें, फिर अगला है ब्लड ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू नो अबाउट इन्फेक्शन एंड द इम्बैलेंस इन द इलेक्ट्रोलाइट लेवल, हम भी क्या करेंगे फिर जैसे कि ब्लड टेस्ट जो कराते हैं जैसे सीबीसी टेस्ट होता है उसको हम टेस्ट कराएंगे, जिससे हमें ये पता चल सके कि कौन से इन्फेक्शन कौन से बैक्टीरिया के कारण ये नोज ब्लीडिंग जो है वो पहुंच गई है, और उसके उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट लाइट के लेवल को भी हम चेक करेंगे। अब हम लोग बात करते हैं इसके मैनेजमेंट के बारे में, मतलब कि अगर एपिस्टेक्सिस होती है तो हम उसको कैसे मैनेज करेंगे, तो डिपेंड अपॉन सीवियर severity and the source of the bleeding in the nostril cavity, मतलब कह रहा है कि जो नोजल कैविटी के अंदर से हम जो उसकी सिवियरिटी है, नोज ब्लीडिंग की सिवियरिटी एंड सोर्स ऑफ द ब्लीडिंग, कौन से सोर्स किसके कारण नोज ब्लीडिंग होती है उसको मैनेज करेंगे, फिर उसके बाद आता है हमारा एडवाइज द पेशेंट फॉर अपराइट पोर्शन, पेशेंट को हम ये एडवाइस करेंगे कि अब अपना जो सर है तो वो उसको अपराइट पोर्शन में कर ऊपर की ओर करके लेटे, फिर पिंचिंग द नोज विथ थंब फॉर अबाउट 5 मिनट, फिर पेशेंट को हम ये भी एडवाइस करेंगे कि अपनी नोक को थंब की सहायता से 5 मिनट तक उसे दबा के रखे, जिससे कि ब्लीडिंग क्या होता है रुक सके, ब्लड का क्लॉट जो होती है वहां पे बन सके और जो कि ब्लड जो लॉस हो रही है वो रुक जाए, फिर अगला है मैनेजमेंट यूज कॉटन बॉल टू स्टॉप द ब्लीडिंग, और हम पेशेंट को कॉटन बॉल देंगे जिससे कि वो क्या जो ब्लीडिंग होती है वो उसको स्टॉप कर सके, when the origin of the bleeding cannot be identified, the nose may be packed with the gauze before any the antibiotic ointment, if antibiotic spray is available it may be more beneficial, मतलब कह रहा है जब हमारा नोज के अंदर से जब ब्लीडिंग होती है तो जब व्हेन द ओरिजिन ऑफ द ब्लीडिंग कैन नॉट बी आइडेंटिफाई, यानी कि जब जो नोजल कैविटी के अंदर जो ब्लीडिंग होती है उसकी आइडेंटिफाई नहीं होती, उसकी पहचान नहीं होती है, तो द नोजल में बी पैक विद द गॉज, यानी फिर उसके अंदर हम नाक नाक के अंदर गॉज पीस को डाल देंगे, जिससे कि ब्लीडिंग को होती है वो कुछ समय तक रुक सके, कुछ कम हो जाए, फिर बिफोर एनी एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, और वो कॉटन बॉल का जब यूज करेंगे वो यूज करेंगे कोई भी जो एंटीबायोटिक स्प्रे हमको यूज करना है, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट यूज करना है उससे पहले ही हम गोचपीस को यूज कर लेंगे, फिर उसके बाद लिखा है इफ एंटीबायोटिक स्प्रे इज अवेलेबल इट इज मोर बेनिफिशियल, अगर हमारे पास एंटीबायोटिक स्प्रे अवेलेबल रहता है तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे पेशेंट को केयर में, फिर टॉपिकल वेसो कॉन्ट्रिक्शन सच एज एड्रेनलिन, फिर उसके बाद हम टॉपिकल टॉपिकल वेसोकॉन्ट्रिक्शन देंगे, वेसोकॉन्ट्रिक्शन का मतलब जो हमारे वेसल्स को उसको कॉन्ट्रिक्ट कर दे, जिससे कि जहाँ से ब्लड का लॉस हो रहा है वो ब्लड का लॉस होना बंद हो जाए, बसल वेसल कॉन्ट्रिक्शन मतलब ये हमारे जैसे ब्लड वेसल्स हो गया, जब हम वेसोकॉन्ट्रिक्शन देंगे तो ये क्या होगा जो यहाँ की जो इसकी वैल्यू है वो कुछ कम हो जाए, मतलब कि वो लगभग में बहुत कम हो जाए, जिससे कि ब्लड की जहाँ से बह रही है उसको ब्लड बहना बंद हो सके, ठीक है, फिर उसके लिए हम देंगे उसको वेसोकॉन्ट्रिक्शन, ठीक, जैसे कि एड्रेनलिन हो गया, ठीक, फिर उसके बाद इफ ब्लीडिंग इज अकरिंग फ्रॉम द पोस्टीरियर रीजन, अगर पोस्टीरियर रीजन में ब्लीडिंग होती है तब ये हम जो वेसोकॉन्ट्रिक्शन एड्रेनलिन है ये हम प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, फिर कॉटन बॉल